to all of you. Myself Asit Kumar Patnaik. My channel name is Asit Government Rule Guru. Today I will discuss third part multiple choice question on travelling allowance. So if you have not subscribed my channel, please subscribe me so that you can get notification for my upcoming videos in subsequent time. I do not want to waste more time. Now I am going to discuss multiple choice question part 3 on travelling allowance. First question, retiring employee may avail retirement TA within dash from his date of retirement. तो ये आंसर बीट सी है 1 ईयर। यहाँ पर आपको दो चीज़ याद रखना है। जो रिटायरिंग एम्प्लॉई है वो जो टीए का बेनिफिट लेता है, एक्चुअली वो दो ऑप्शन उसके लिए है। एक लीव प्रिपेरेटरी टू रिटायरमेंट। लीव प्रिपेरेटरी टू रिटायरमेंट क्या है ना, रिटायरमेंट के पहले जस्ट बिफोर रिटायरमेंट द रिटायरिंग एम्प्लॉई वो जो मैक्सिमम 300 डेज जो अर्न लीव है उसको छुट्टी में ले सकता है। तो उसी पीरियड में वो ट्रैवलिंग अलाउंस का कंसेशन का बेनिफिट ले सकता है। और अदरवाइज जिस डेट में वो रिटायर्ड होता है तो उसी डेट से 1 ईयर के अंदर वो ट्रैवल अलाउंस का कंसेशन का बेनिफिट लेना है। तो यहाँ पर दिया है जो क्वेश्चन पूछा है कि टीए विद इन डैश फ्रॉम हिज डेट ऑफ रिटायरमेंट, इट इज़ 1 ईयर। ठीक है, आंसर इज बिट सी। क्वेश्चन नंबर 2 को चलेंगे। वंस द जर्नी इज कंप्लीटेड सेपरेटली बाय द ऑफिसर एंड द मेंबर्स ऑफ हिज फैमिली, द रिटायरमेंट क्लेम मस्ट बी सबमिटेड विद इन डैश फ्रॉम द डेट ऑफ कंप्लीशन ऑफ ईच जर्नी। आपको याद रखना है कि बेसिकली द गवर्नमेंट एम्प्लॉई एंड फैमिली मेंबर्स दे कैन सेपरेटली टेक द दे कैन गो सेपरेटली वो जा सकते हैं, वो ट्रैवलिंग कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि वो एक ही साथ जाएंगे। तो मगर यहाँ पर बहुत इम्पोर्टेंट है कि सेपरेटली वो ट्रैवल जर्नी करेंगे, चाहे वो ट्रांसफ़र टाइम में कि चाहे वो रिटायरमेंट के टाइम में। वो सेपरेटली दे कैन बेसिकली इन ट्रांसफ़र टाइम सेपरेटली the employee and family member separately they can go to the new headquarters, or in retirement time also separately they can go to the hometown or any place of residence। मगर उसमें ध्यान देना है जब भी वो रीच करेंगे, चाहे वो न्यू हेडक्वार्टर में ट्रांसफ़र के टाइम में और चाहे वो होम टाउन और एनी प्लेस ऑफ रेसिडेंस रिटायरमेंट के टाइम में, जब वो ट्रैवलिंग अलाउंस अवेल करेंगे, जब वो रीच करेंगे उसका 60 डेज़ के अंदर, जिस डेट में रीच करेंगे उसका 60 डेज़ के अंदर उनका टीए बिल को उनको सबमिट करना है। चाहे वो सेपरेट जाएंगे कोई प्रॉब्लम नहीं है, मगर वो जब उनका ट्रैवलिंग कंप्लीट होगा उसी डेट से 60 डेज़ के अंदर उनको टीए बिल को सबमिट करना है, टीए क्लेम करना है। तो यहाँ पर जो है बी डी आंसर 60 डेज। क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 3, एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट ट्रैवलिंग अलाउंस कंसेशन में बी अवेल्ड बाय गवर्नमेंट सर्वेंट। इसको मैं बोल चुका हूँ ड्यूरिंग लीव प्रिपेरेटरी टू रिटायरमेंट। सेकंड स्टेटमेंट है विद इन 1 ईयर ऑफ द डेट ऑफ हिज रिटायरमेंट। ये दोनों स्टेटमेंट करेक्ट है। वो चाहे लीव प्रिपेरेटरी टू रिटायरमेंट उसमें वो टीए कंसेशन अवेल कर सकते हैं, और जो जिस डेट में वो रिटायर कर रहे हैं उसी डेट से आप 1 ईयर के अंदर वो टीए कंसेशन को अवेल कर सकते हैं। तो दोनों स्टेटमेंट करेक्ट है। तो यहाँ पर जो आंसर है बीट बी है, बोथ द स्टेटमेंट्स आर करेक्ट वन, राइट। क्वेश्चन नंबर 4 को चलेंगे। इन केस ऑफ ए डिसीज्ड गवर्नमेंट एम्प्लॉई ट्रैवलिंग अलाउंस एडवांस टू हिज फैमिली शैल बी ग्रांटेड टू। तो डिसीज्ड, सपोज गवर्नमेंट एम्प्लॉई का डेथ हो जाता है तो उस केस में भी उसका फैमिली मेम्बर्स को ट्रैवलिंग अलाउंस का बेनिफिट मिलता है, चाहे होम टाउन को हो और एनी अदर प्लेस ऑफ रेसिडेंस को। और यहाँ पर एडवांस का बात पूछा है। जो एडवांस मिलेगा टीए के लिए एक्चुअली एक ही फैमिली मेंबर को मिलेगा, सबके लिए सेपरेटली जा सकते हैं फैमिली मेंबर्स। सेपरेटली फैमिली मेंबर्स ऑफ द डिसीज्ड एम्प्लॉई दे गो टू द होम टाउन और एनी अदर प्लेस ऑफ रेसिडेंस, दे कैन गो सेपरेटली, वो सेपरेटली जा सकते हैं। मगर एक फैमिली मेंबर, सबके लिए एक फैमिली मेंबर ही एडवांस लेगा। ठीक है, तो यहाँ पर जो आंसर है बीट बी है, 1 फैमिली मेंबर ऑन बिहाफ ऑफ ऑल। आंसर बीट बी है। ठीक है, ये एडवांस रिलेटेड है। ट्रैवलिंग अलाउंस एडवांस टू हिज फैमिली शैल बी ग्रांटेड टू 1 फैमिली मेंबर ऑन बिहाफ ऑफ ऑल। आंसर इज बिट बी। क्वेश्चन नंबर 5, फैमिली ऑफ ए गवर्नमेंट सर्वेंट हु डाइज व्हाइल इन सर्विस कैन अवेल ट्रैवलिंग अलाउंस एडवांस सब्जेक्ट टू ए मैक्सिमम ऑफ डैश। यहाँ पर जो जब डेथ हो जाता है गवर्नमेंट सर्वेंट का, उसका फैमिली मेंबर को
टीए मिलेगा, चाहे होम टाउन को और एनी प्लेस ऑफ रेसिडेंस को। तो वहाँ पर जो टीए का एडवांस वो लेना चाहते हैं तो एडवांस कितना मिलेगा? एक्चुअली इट इज 75% ऑफ द लाइकली अमाउंट ऑफ टीए क्लेम। जितना टीए क्लेम होगा उसका 75% वो एडवांस ले सकते हैं। चाहे फैमिली मेंबर्स दे गो टू द होम टाउन और एनी प्लेस ऑफ रेसिडेंस सेपरेटली, वो सेपरेटली जा सकते हैं, मगर सभी के लिए एक ही फैमिली मेंबर एडवांस लेगा और जो जितना टीए क्लेम होगा उसका 75% उनको एडवांस मिलेगा। राइट, ये आंसर क्वेश्चन नंबर 5, आंसर बी डी। राइट, क्वेश्चन नंबर 6, एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट ऑफ गवर्नमेंट एम्प्लॉय ट्रैवलिंग अलाउंस एडवांस कैन बी सैंक्शन। आपको याद रखना है जब गवर्नमेंट एम्प्लॉय रिटायर्ड होता है तब वो ट्रैवलिंग अलाउंस के लिए कब एडवांस लेगा? व्हेन द रिटायरिंग गवर्नमेंट एम्प्लॉय विल टेक द ट्रैवलिंग अलाउंस एडवांस। रिटायरमेंट के बाद तो उसको ट्रैवल टीए का एडवांस नहीं मिलेगा। तो एक ऑप्शन है लीव प्रिपेरेटरी टू रिटायरमेंट। लीव प्रिपेरेटरी टू रिटायरमेंट, जो रिटायरमेंट के पहले वो मैक्सिमम 300 डेज ईएल जो उसका क्रेडिट में है खाते में, उसको वो लीव में ले सकता है। उसी पीरियड में वो ट्रैवलिंग अलाउंस का कंसेशन को अवेल करता है, तो टीए कंसेशन को अवेल करता है, उसी समय वो एडवांस ले सकता है। मगर और एक ऑप्शन है वो रिटायरमेंट जिस दिन करता है उससे 1 ईयर के अंदर वो ट्रैवलिंग अलाउंस क्लेम करेगा, मगर उस केस में उसको एडवांस नहीं मिलेगा। जो भी एडवांस मिलेगा लीव प्रिपेरेटरी टू रिटायरमेंट के टाइम में उसको मिलेगा। तो ये है आंसर बिट ए है, मैं उसको समझा दिया। तो यहाँ पर जो एडवांस मिलेगा ड्यूरिंग लीव प्रिपेरेटरी टू रिटायरमेंट, तो आंसर इज बिट ए। क्वेश्चन नंबर 7 को चलेंगे। ट्रैवलिंग अलाउंस इज नॉट एडमिसिबल। किसको ट्रैवलिंग अलाउंस एडमिसिबल नहीं होगा? हु क्विट सर्विस बाय रेजिग्नेशन, ठीक है। हु मे बी डिसमिस्ड और रिमूव फ्रॉम सर्विस, उनको भी नहीं मिलेगा। हु आर कंपल्सरीली रिटायर्ड एज ए मेजर ऑफ पनिशमेंट, उनको भी नहीं मिलेगा। हु आर टेम्पररी एम्प्लॉइज विथ लेस देन 10 ईयर्स ऑफ सर्विस रिटायरिंग ऑन सुपरएनुएशन, इनवैलिडेशन और रिट्रेंच्ड। ये जो 4 स्टेटमेंट है, जो सर्विस रेजिग्नेशन देता है, क्विट करता है सर्विस को, उसको टीए बेनिफिट नहीं मिलेगा। जिसको डिसमिस कर दिया जाता है और रिमूव कर दिया जाता है तो उसको भी टीए का बेनिफिट नहीं मिलेगा। जिसको कंपल्सरी रिटायर्ड कर दिया जाता है पनिशमेंट के हिसाब से, उनको भी टीए का बेनिफिट नहीं मिलेगा। और यहाँ पर जो टेम्पररी एम्प्लॉइज है उसका सर्विस एटलीस्ट 10 ईयर्स एंड 10 ईयर्स मोर होना चाहिए, ओके। मगर लेस देन 10 ईयर्स उनको इट मीन्स ट्रैवलिंग अलाउंस का बेनिफिट नहीं मिलेगा। तो यहाँ पर रिटायरमेंट के टाइम में, जो 4th स्टेटमेंट रिटायरमेंट के टाइम में जो टेम्पररी एम्प्लॉई है उसको देखना पड़ेगा वो कितना ईयर्स काम कर चुका है। तो लेस देन 10 ईयर्स है तो वो उसको टीए बेनिफिट नहीं मिलेगा, ट्रैवलिंग अलाउंस बेनिफिट नहीं मिलेगा। तो ये चारों स्टेटमेंट करेक्ट है, ये चारों स्टेटमेंट जो दिया है करेक्ट है, उनको ट्रैवलिंग अलाउंस का बेनिफिट नहीं मिलेगा। इसमें बहुत प्रकार का क्वेश्चन हो सकता है, तो आप उसको ध्यान दे दो। तो यहाँ पर जो आंसर है ऑल द अबव स्टेटमेंट्स, ओके, बिट बी आंसर है ऑल द अबव, जो भी स्टेटमेंट था, ओके, इसमें उनको ट्रैवलिंग अलाउंस का बेनिफिट नहीं मिलेगा। चलो क्वेश्चन नंबर 8 को चलते हैं। फैमिली मेंबर्स ऑफ ए डिसीज्ड गवर्नमेंट एम्प्लॉय। तो ये डिसीज्ड गवर्नमेंट एम्प्लॉय, जो गवर्नमेंट एम्प्लॉय का डेथ हो जाता है, उनको फैमिली मेंबर्स को कैसे ट्रैवलिंग अलाउंस का बेनिफिट मिलेगा उसके ऊपर है। स्टेटमेंट 1, सियोरिटी फ्रॉम ए परमानेंट एम्प्लॉय ऑफ कंपेरेबल और हायर स्टेटस इज नीडेड फॉर पेमेंट ऑफ एडवांस। हाँ, ये राइट है, क्योंकि जब एडवांस, जो फैमिली मेंबर्स एडवांस लेते हैं टीए के लिए, जो डिसीज, जब गवर्नमेंट एम्प्लॉय का डेथ हो जाता है तो फैमिली मेंबर्स को ट्रैवलिंग अलाउंस का बेनिफिट मिलता है, वो एडवांस लेना चाहते हैं। उस केस में उनको एक सियोरिटी देना पड़ेगा एक परमानेंट एम्प्लॉय से। तो वो परमानेंट एम्प्लॉय का जो डेजिग्नेशन होगा, कि जो पे लेवल होगा, वो डिसीज्ड गवर्नमेंट एम्प्लॉय के साथ समान होगा और उससे हायर रैंक होना चाहिए, ठीक है। तो फर्स्ट जो सियोरिटी परमानेंट एम्प्लॉय है ऑफ कंपेरेबल और हायर स्टेटस इज नीडेड फॉर परमानेंट, ये एब्सोल्युटली राइट है। स्टेटमेंट 1, ओनली 1 एडवांस इज एडमिसिबल, ये भी राइट है, क्योंकि सभी फैमिली मेंबर अलग अलग जा सकते हैं होम टाउन और प्लेस ऑफ रेजिडेंस को, मगर एक ही फैमिली मेंबर सबके लिए एडवांस लेगा, और जो एडवांस मिलता है वो 75% मिलता है टोटल टीए क्लेम का। तो ये भी करेक्ट है। अकाउंट शुड बी रेंडर्ड विद इन 1 मंथ ऑफ द कंप्लीशन ऑफ जर्नी बाय द लास्ट ग्रुप ऑफ मेंबर्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जो लास्ट ग्रुप ऑफ मेंबर, जब वो जाकर होम टाउन, उनका जर्नी कंप्लीट होगा, चाहे वो होम टाउन में पहुंच जाएंगे और वो एनी प्लेस ऑफ रेसिडेंस में पहुंच जाएंगे, तो लास्ट ग्रुप ऑफ मेंबर, क्योंकि फैमिली मेंबर्स अलग अलग जा सकते हैं, जब लास्ट ग्रुप ऑफ मेंबर होम टाउन और एनी प्लेस ऑफ रेसिडेंस में पहुंच जाएगा, उसका 1 मंथ के अंदर इट मीन्स उसको टीए क्लेम करना है, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है।
इफ नो अकाउंट इज रेंडर्ड विद इन 13 मंथ्स आफ्टर डेथ, तो डेथ के बाद 13 मंथ्स के अंदर, 13 मंथ्स माने 1 ईयर 1 मंथ के अंदर यदि टीए बिल को सबमिट नहीं किया गया, तब जो एडवांस लिए थे वो उसको रिफंड करना पड़ेगा। तो ये एडवांस रिलेटेड में ये सब है। एक सियोरिटी फ्रॉम परमानेंट एम्प्लॉय, 1 एडवांस इज एडमिसिबल, और जब भी लास्ट ग्रुप ऑफ मेंबर वो जब उनका जर्नी कंप्लीट होगा उससे 1 मंथ के अंदर टीए क्लेम करना है। और ओवरऑल डेथ के बाद, जो डेथ जिस डेट में होता है उससे 13 मंथ्स के अंदर फैमिली मेंबर्स को टीए बिल को सबमिट करना है, नहीं तो जो एडवांस लिए थे उसको रिफंड करना होगा। तो ये चारों स्टेटमेंट करेक्ट है। तो यहां पर भी आंसर भी डी है, ऑल द अबव स्टेटमेंट्स आर ट्रू वन। विभिन्न तरीके से क्वेश्चन हो सकता है। क्वेश्चन नंबर 9, डेली अलाउंस इज पेड फॉर ईच डे ऑफ एब्सेंस फ्रॉम हेडक्वार्टर्स एंड ए डे इज काउंटेड फ्रॉम। हम जानते हैं जो डेली अलाउंस हमको मिलता है, तो हम जानते हैं कि मोर देन 12 आवर्स यदि हम एब्सेंट होते हैं हेडक्वार्टर से और हम कोई टेम्पोररी स्टेशन को जाते हैं, जर्नी करते हैं, तो उसमें मोर देन 12 आवर्स होता है, तो हमको बेसिकली जो डीए मिलेगा वो 100% मिलेगा। जब हमारा एब्सेंस 6 टू मोर देन 6 आवर्स, इट मीन्स अप टू 12 आवर्स, 6 टू 12, ओके, मोर देन 6 आवर्स एंड अप टू 12 आवर्स होगा, तो उसके इसमें 70% डीए मिलता है, और लेस देन 6 आवर्स 30% डीए मिलता है। तो वहाँ पर जो कैलकुलेट होता है हमारा जो एब्सेंस देखा जाता है, व्हेन वी जस्ट गो फॉर जर्नी फॉर एनी ऑफिशियल जर्नी एंड जस्ट फ्रॉम द नॉर्मल पॉइंट फ्रॉम द हेडक्वार्टर व्हेन वी एब्सेंट, देन इन दिस केस डीए जो कैलकुलेट होता है हम जानते हैं। तो उसमें दिया है कि जो कैसे काउंट होता है, जो मोर देन 12 आवर्स, ये जो कैलकुलेट कैसे कैलकुलेट होता है, मिडनाइट टू मिडनाइट कैलकुलेट होगा, मिडनाइट टू मिडनाइट कैलकुलेट होगा, 1 डे होता है मिडनाइट टू मिडनाइट, ठीक है। आंसर बिट बी है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 आंसर बिट बी है, बहुत इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 10 को चलेंगे। इन केस लोकल जर्नीज, इफ द गवर्नमेंट सर्वेंट इज प्रोवाइडेड विथ फ्री कन्वेयंस, यदि लोकल जर्नी में, लोकल जर्नी हम जानते हैं कि when the official it means is away from the headquarter and it is beyond of 8 kilometer, it is beyond of 8 kilometer, then वो लोकल जर्नी होता है। बेसिकली जो लोकल जर्नी होगा सभी समय बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको देखना है कि जो डिस्टेंस होगा वो मोर देन 8 किलोमीटर्स होगा, तब हमको लोकल जर्नी का बेनिफिट मिलेगा। हेलो, व्हेन द ऑफिशियल गो फॉर जर्नी, इट मीन्स official go for journey in local areas and must cover more than 8 किलोमीटर डिस्टेंस। तो इस केस में फ्री कन्वेयंस मिलता है तो टीए नहीं मिलेगा, तो डीए मिलेगा। तो आंसर जो है बिट सी है, डीए विथ नो टीए, क्योंकि फ्री कन्वेयंस मिल रहा है। फ्री कन्वेयंस मीन्स कोई गाड़ी फड़ी हमको मिल रहा है फ्री में, तो फ्री में हम ऑफिस का गाड़ी फड़ी में जा रहे हैं, तो इसमें हमको ट्रैवलिंग अलाउंस नहीं मिलेगा, हमको डीए मिलेगा, डेली अलाउंस मिलेगा। तो डीए विथ नो टीए आंसर है बिट सी। In case of local journeys, if the temporary duty point is within 8 kilometers of a normal duty point, तो यहाँ पर जो दिया है, मैं बार बार बताया, जो टेम्पररी ड्यूटी पॉइंट होगा वो 8 किलोमीटर से ज़्यादा होगा फ्रॉम द नॉर्मल ड्यूटी पॉइंट। तो इस केस में विदिन 8 किलोमीटर्स ऑफ नॉर्मल ड्यूटी पॉइंट है, तो डीए इज अलाउड एट द रेट ऑफ, तो विदिन 8 किलोमीटर्स, जब हमारा लोकल जर्नी विदिन 8 किलोमीटर्स होता है तो हमको टीए डीए का बेनिफिट नहीं मिलेगा, तो बियॉन्ड 8 किलोमीटर्स हमको देखना पड़ेगा लोकल जर्नी केस में। तो विद इन 8 किलोमीटर्स मीन्स हमको कोई टीए डीए नहीं मिलेगा, तो इस केस में एक्चुअली नील, डीए इज अलाउड एट द रेट ऑफ डैश दिया है, इट इज़ नील। हाँ, यदि और एक बता रहा हूँ, इसमें आप कोई बस में जर्नी कर रहे हो, तो वहाँ पर आपको बस में, ओनली पब्लिक बस में, वहाँ पर आपको सर्टिफिकेट जो टिकट सबमिट करने से आपको ट्रैवलिंग अलाउंस का बेनिफिट मिल सकता है, मगर डीए का बेनिफिट नहीं मिलेगा, ठीक है। आंसर है बिट डी, नील है। क्वेश्चन नंबर 12 को चलेंगे। इफ एन एम्प्लॉय इज डेप्यूटेड फॉर ट्रेनिंग इन इंडिया फॉर ए पीरियड ऑफ 7 months, ही इज एंटाइटल्ड टू ड्रॉ। 7 months मीन्स हम जानते हैं जब हम कोई टूर और ट्रेनिंग में जाते हैं तो बेसिकली वो टेम्पररी ट्रांसफर की तरह होता है। उस केस में हमको मैक्सिमम 180 डेज का डीए मिलेगा, उससे ज़्यादा नहीं मिलेगा। कितना मिलेगा? मैक्सिमम 180 डेज। तो यहाँ पर जो आंसर होगा बिट डी होगा, डीए एट फुल रेट फॉर 180 डेज। आपको याद रखना है, यहाँ पर 7 months मीन्स अराउंड हो जाएगा मोर देन 210 डेज हो जाएगा, ओके। मगर इसमें जो डीए मिलेगा मैक्सिमम 180 डेज मिलेगा, तो आंसर बिट डी है, डीए एट फुल रेट फॉर 180 डेज। आंसर इज बिट डी। चलो क्वेश्चन नंबर 13 को चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 13 में दिया है, इन केस ए गवर्नमेंट एम्प्लॉय इज ट्रांसफर्ड
ऑन फॉरेन सर्विस विद इन द कंट्री ही इज ट्रांसफर टीए। जब फॉरेन सर्विस अदर डिपार्टमेंट को हमारा ट्रांसफर होता है कि पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग कोई कॉर्पोरेट बॉडी, उसमें जब हमारा ट्रांसफर होता है हमको टीए कौन देगा? उस केस में एक्चुअली जिस हमारा जो ओरिजिनल डिपार्टमेंट से हम जा रहे हैं उसको लेंडिंग डिपार्टमेंट कहा जाता है। जिस डिपार्टमेंट को हम जा रहे हैं तो उसको हम बोलेंगे बोरोइंग डिपार्टमेंट। तो वहाँ पर लेंडिंग बोरोइंग डिपार्टमेंट के बीच में कंसेंट होगा, तो उस कंसेंट के हिसाब से डिसाइड होगा कि कौन टीए देगा। तो यहाँ पर जो आंसर है बिट सी है, रेगुलेटेड विथ म्यूचुअल कंसेंट ऑफ द लेंडिंग डिपार्टमेंट एंड द बोरोइंग डिपार्टमेंट। मगर यहाँ पर जो है लेंडिंग डिपार्टमेंट जो ओरिजिनल डिपार्टमेंट है गवर्नमेंट एम्प्लॉय का, और जिस डिपार्टमेंट में वो जा रहा है अभी डेपुटेशन में, तो उसको बोरोइंग डिपार्टमेंट कहा जाएगा। तो दोनों के बीच में कंसेंट होगा, तो कंसेंट में एक्चुअली डिसाइड किया जाएगा बोरोइंग डिपार्टमेंट ना लेंडिंग डिपार्टमेंट कौन उसको टीए का बेनिफिट देगा। जो टीए वो जब टीए बिल क्लेम करता है उसको कहाँ से रिइंबर्समेंट का बेनिफिट मिलेगा। ठीक है, आंसर है बिट सी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। चलो क्वेश्चन नंबर 14 को चलेंगे। ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट्स वेयर बोर्डिंग एंड लॉजिंग फैसिलिटीज एग्जिस्ट फॉर ए गवर्नमेंट एम्प्लॉई including mess run on cooperative basis at the training center, so for dash days he is getting fully daily allowance। ये बहुत बार क्वेश्चन आया है। तो इस केस में जब बोर्डिंग लॉजिंग फैसिलिटीज मिल रहा है, वहाँ पर जो मेस चल रहा है ऑन कोऑपरेटिव बेसिस पे मेस चल रहा है, तो वहाँ पर जो रूल है फर्स्ट 30 डेज फुल डीए मिलेगा और जो नेक्स्ट 150 डेज हाफ डीए मिलेगा। तो मैक्सिमम हमको 180 डेज एक्चुअली डीए मिलता है। तो आपका जो ट्रेनिंग कंटिन्यू होता है अप टू 180 डेज, तो आपको याद रखना है फर्स्ट 30 डेज आपको फुल डीए मिलेगा और जो नेक्स्ट 150 डेज है वो हाफ डीए मिलेगा। तो यहाँ पर फुल डीए के ऊपर पूछा है। सो फॉर डैश डेज ही इज गेटिंग फुल डेली अलाउंस 30 डेज। और यहाँ पर ऑप्शन है वेयर बोर्डिंग लॉजिंग फैसिलिटीज अवेलेबल, और वहाँ पर जो मेस चल रहा है वो कोऑपरेटिव बेसिस में चल रहा है। उस केस में फर्स्ट 30 डेज फुल डीए मिलेगा और अदर्स जो आएगा मैक्सिमम नेक्स्ट वो 150 डेज आता है, क्योंकि हमको जो डीए मिलता है मैक्सिमम 180 डेज के लिए मिलेगा, जैसे टूर ट्रेनिंग में वो टेम्पररी ट्रांसफर की तरह होता है। ठीक है, तो आंसर है बिट सी। ठीक, राइट। और उसका अदर ऑप्शन देन जो 150 डेज मिलेगा वो हाफ डीए मिलेगा यदि हमारा ट्रेनिंग अप टू 180 डेज चलता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 15 को चलेंगे। ए गवर्नमेंट सर्वेंट अंडर सस्पेंशन who is required to perform a journey to attend a departmental inquiry। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जब गवर्नमेंट सर्वेंट सस्पेंड है और वो डिपार्टमेंटल इंक्वायरी को अटेंड करने के लिए जा रहा है, तो उस केस में उसको जो वो जब टीए क्लेम करेगा वो किस हिसाब से होगा, कौन सा पे लेवल से के हिसाब से होगा। तो सभी समय यहाँ पर याद रखना है, वो जब टीए क्लेम करेगा जो सस्पेंशन के पहले, जब सस्पेंशन के बिफोर जो उसका पे लेवल था उसके हिसाब से वो टीए क्लेम करेगा। तो वही आंसर इज बीट ए, हिज टीए विल बी रेगुलेटेड बाय द पे लेवल टू व्हिच ही बिलोंग्ड प्रायर टू हिज सस्पेंशन के। तो इस केस में एक्चुअली सब्सिस्टेंस अलाउंस मिलता है बेसिकली जब वो सस्पेंड होता है। सब्सिस्टेंस अलाउंस के हिसाब से वो टीए क्लेम नहीं करेगा। तो सस्पेंशन के पहले जो उसका पे लेवल था उसके हिसाब से वो टीए का ट्रैवलिंग अलाउंस का बेनिफिट उसको मिलेगा, क्योंकि पे लेवल के हिसाब से मिलता है। ठीक है, तो आंसर है बीट ए, राइट। क्वेश्चन नंबर 16 को चलेंगे। An attendant or escort is required to be provided from the existing staff for the entire period of stay of the disabled employee by। एक डिसेबल्ड एम्प्लॉई बहुत नेसेसरी हो जाता है। वो सपोज ट्रेनिंग में गया, कोई टूर में गया और बहुत नेसेसरी है उसके लिए ट्रेनिंग, तो वहाँ पर जो ट्रेनिंग में जाता है उसको कौन सपोर्ट देता है, वहाँ पर अटेंडेंट और एस्कॉर्ट कौन होगा। तो इसका आंसर बीट बी है, द लोकल एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिस एट द टूर और ट्रेनिंग स्टेशन। जो ट्रेनिंग और टूर स्टेशन में जो लोकल एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिस है वो एक अटेंडेंट और एस्कॉर्ट डिसेबल एम्प्लॉय को वहाँ पर देगा। ठीक है, यदि बहुत नेसेसरी होता है और वो कॉम्पिटेंट अथॉरिटी से मेडिकल सर्टिफिकेट लेकर वो जाता है कोई टूर और ट्रेनिंग में, और वो जो ट्रेनिंग सेंटर में और टूर स्टेशन में उसको कौन सपोर्ट देगा, उसको कौन इट मीन्स अटेंडेंट और एस्कॉर्ट देगा, वो है द लोकल एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिस एट द टूर और ट्रेनिंग स्टेशन। आंसर इज बिट बी। क्वेश्चन नंबर 17। TA for escort or attendant accompanying a government servant with a disability shall be allowed only if it is certified as compulsorily required by। यदि एस्कॉर्ट अटेंडेंट जो डिसेबल गवर्नमेंट सर्वेंट है एक एस्कॉर्ट अटेंडेंट उसको अकम्पनी करेगा, मगर ये ऑटोमेटिकली नहीं होगा। उसमें क्या होगा, एक कॉम्पिटेंट मेडिकल अथॉरिटी वो एक सर्टिफाई करता है कि उसको अटेंडेंट चाहिए। कॉम्पिटेंट मेडिकल अथॉरिटी, देखिए आंसर बीट बी, कॉम्पिटेंट मेडिकल अथॉरिटी सर्टिफाई करता है कि
कि उसको अटेंडेंट बहुत जरूरी है, तो उस केस में एक एस्कॉर्ट और अटेंडेंट उसको अकम्पनी करेगा, उसको टीए मिलेगा, मगर उस केस में उसको डीए नहीं मिलेगा, डेली अलाउंस नहीं मिलेगा। एस्कॉर्ट और अटेंडेंट को डेली अलाउंस नहीं मिलेगा, एस्कॉर्ट और अटेंडेंट को डीए नहीं मिलेगा मगर टीए मिलेगा। मगर वहां पर उस अटेंडेंट और एस्कॉर्ट उसको अकम्पनी करेगा, डिसेबल गवर्नमेंट एम्प्लॉय को कौन सर्टिफाई करेगा? उसको कॉम्पिटेंट मेडिकल अथॉरिटी सर्टिफाई करेगा। तो आंसर इज बिट बी। क्वेश्चन नंबर 18, नो डेली अलाउंस इज एडमिसिबल फॉर अटेंडेंट और एस्कॉर्ट अकम्पनिंग ए गवर्नमेंट सर्वेंट विद डिसेबिलिटी। मैं अभी बताया, यदि कोई कॉम्पिटेंट मेडिकल अथॉरिटी सर्टिफाई करता है कि डिसेबल गवर्नमेंट एम्प्लॉई को एक एस्कॉर्ट और अटेंडेंट चाहिए जब वो ट्रेनिंग और टूर में जा रहा है, क्योंकि उसका सपोज कंडीशन नहीं है, उसको सपोर्ट चाहिए, तो उस केस में जो अटेंडेंट और एस्कॉर्ट जाएगा उसको तो जर्नी के लिए उसको तो ट्रैवलिंग अलाउंस फैसिलिटी मिलेगा, मगर जो एस्कॉर्ट और अटेंडेंट को डेली अलाउंस नहीं मिलेगा। एस्कॉर्ट और अटेंडेंट को डेली अलाउंस नहीं मिलेगा। ये जो स्टेटमेंट है पूरा एब्सोल्युटली करेक्ट है। तो आंसर इज बिट ए, ट्रू वन। ठीक है, आंसर इज बिट ए, क्वेश्चन नंबर 18 का। नेक्स्ट क्वेश्चन चलेंगे। ट्रैवलिंग अलाउंस may not be drawn under this section by government servant on transfer unless he is transferred for public convenience। हम सभी समय जानते हैं कि पब्लिक इंटरेस्ट में हमारा ट्रांसफर होगा जब हमारा टेन्योर कंप्लीट होता है और हमारा ट्रांसफर होता है, उस केस में हम टीए कंसेशन का बेनिफिट लेंगे। यदि हम रिक्वेस्ट में हम जाते हैं, हमारा टेन्योर कंप्लीट नहीं हुआ है, जो डिपार्टमेंट जो टेन्योर दिया है वो टेन्योर कंप्लीट नहीं हुआ है, मगर फिर भी हम रिक्वेस्ट करके हम ट्रांसफर ले रहे हैं, उस केस में टीए के लिए हम एलिजिबल नहीं है। तो ये जो है दिया है कि वही दिया है कि पब्लिक इंटरेस्ट में आपका ट्रांसफर नहीं होगा। पब्लिक इंटरेस्ट मीन्स यहाँ पर आपका टेन्योर कंप्लीट होना चाहिए। पब्लिक इंटरेस्ट में आपका ट्रांसफर नहीं होगा तो आपको ट्रैवलिंग अलाउंस का बेनिफिट नहीं मिलेगा। तो ये जो सप्लीमेंट्री रूल कौन सा सेक्शन में है, तो आपको याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है, SR 114। सप्लीमेंट्री रूल 114 में क्लियरली मेंशन है, ओनली पब्लिक इंटरेस्ट केस में यदि ट्रांसफर होता है वहां पर ट्रैवलिंग अलाउंस बेनिफिट मिलेगा और रिक्वेस्ट ट्रांसफर में नहीं मिलेगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 19, SR 114, आंसर इज बिट सी। क्वेश्चन नंबर 20 को चलेंगे। इन केस ऑफ रेसिडेंशियल ट्रेनिंग प्रोग्राम वेयर बोर्डिंग एंड लॉजिंग एट द ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट्स आर कंपल्सरीली एंड प्रोवाइडेड एट फिक्स्ड रेट्स। ध्यान से सुनिए, स्पेशल अलाउंस इन लीव ऑफ डीए विल बी एडमिसिबल एज अंडर। यदि रेसिडेंशियल ट्रेनिंग प्रोग्राम चल रहा है, जहां पर रेसिडेंशियल ट्रेनिंग प्रोग्राम में बोर्डिंग लॉजिंग फैसिलिटीज मिल रहा है और वहाँ पर एक्चुअली फिक्स्ड रेट होता है, जो बोर्डिंग लॉजिंग फैसिलिटीज़ वहाँ पर मिलता है, प्रोवाइडेड एट फिक्स्ड रेट्स, वहाँ पर एक स्पेशल अलाउंस मिलता है इन लीव ऑफ डीए के जगह एक स्पेशल अलाउंस मिलेगा। कैसे? आउटसाइड पार्टिसिपेंट्स को मिलेगा एक्चुअल एक्सपेंडिचर ऑन बोर्डिंग एंड लॉजिंग प्लस 1/4 मीन्स 25% ऑफ फुल डीए। ये एब्सोल्युटली राइट है, इसको ध्यान देना है। ठीक है, एब्सोल्यूट राइट है। लोकल पार्टिसिपेंट्स को कोई डीए नहीं मिलेगा, ओनली एक्चुअल एक्सपेंडिचर ऑन बोर्डिंग एंड लॉजिंग। ये भी ठीक है, ये दोनों स्टेटमेंट करेक्ट है। ये इसके ऊपर भी क्वेश्चन अलग तरीके से हो सकता है, आपको ध्यान देना है। ये जो है रेसिडेंशियल बेसिकली ट्रेनिंग प्रोग्राम रिलेटेड है, यहाँ पर बोर्डिंग लॉजिंग फैसिलिटीज मिलता है और वहाँ पर फिक्स्ड रेट में बोर्डिंग लॉजिंग फैसिलिटीज मिलता है और वहाँ पर एक स्पेशल अलाउंस मिलता है डीए के जगह। तो कैसे होगा? आउटसाइड पार्टिसिपेंट्स और लोकल पार्टिसिपेंट्स दोनों है, दोनों स्टेटमेंट करेक्ट है। तो यहाँ पर जो है बोथ द स्टेटमेंट्स आर ट्रू वन, आंसर इज बिट सी, राइट। क्वेश्चन नंबर 21 को चलेंगे। इन केस ऑफ ट्रांसफर फॉर ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पर्सनल इफेक्ट्स बाय रोड एन ऑफिसर इज एंटाइटल्ड टू रीइंबर्समेंट एट द रेट ऑफ ₹50 पर किलोमीटर। तो यहाँ पर जो ₹50 पर किलोमीटर आंसर होगा पे लेवल 6 एंड अबव। आप देख लीजिए, तो यहाँ पर जो है बेसिकली पे लेवल 6 एंड अबव और पर हमारा जो पर्सनल सामान जाएगा ट्रांसपोर्टेशन, हम जो ट्रांसपोर्ट करेंगे, तो उसके इसमें पर किलोमीटर एक्चुअली रोड में बाई रोड पर किलोमीटर में हमको ₹50 मिलेगा। ठीक है, पर किलोमीटर ₹50 हम क्लेम करेंगे और ये पे लेवल 6 एंड अबव। आप थोड़ा टेबल को ध्यान से देखिए, क्योंकि जो पे लेवल 12 एंड अबव वहां पर जो स्टीमर के लिए डबल कंटेनर है और 6 to 11 वो सिंगल कंटेनर है, मगर दोनों को पे लेवल 12 एंड अबव एंड पे लेवल 6 to 11 एंड पे लेवल 12 एंड अबव, ये दोनों को एक्चुअली बाई रोड जो पर्सनल जो सामान जाएगा पर किलोमीटर जो ट्रांसपोर्टेशन में पर किलोमीटर ₹50 मिलेगा। तो पे लेवल 6 एंड अबव, उसको ध्यान देना है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बीट सी आंसर है। 22 को चलेंगे। इन केस द ट्रेन इज डिलेड, एक्चुअल ट्रैवलिंग टाइम ऑफ द ट्रेन इज टेकन इनटू अकाउंट इफ द डिले इज, याद रखना है, मोर देन 15 मिनट्स। यदि ट्रेन डिले होगा मोर देन 15 मिनट्स, तब उस केस में एक्चुअल
ट्रैवल टाइम ऑफ द ट्रेन को लिया जाएगा, क्योंकि हम टिकट ऑलरेडी सबमिट कर चुके हैं। सपोज पहले से हम टिकट सबमिट करके एडवांस लिए हैं, तो उसमें क्लियरली मेंशन है कि ट्रेन इस समय रीच करेगा, तो उससे मोर देन 15 मिनट्स डिले होता है तो एक्चुअल ट्रैवल टाइम को लिया जाता है। तो आंसर है बीट ए, मोर देन 15 मिनट्स। और ये एयर केस में भी वही है, राइट। तो क्वेश्चन नंबर 22 आंसर बीट ए। क्वेश्चन नंबर 23, द फैमिली ऑफ द डिसीज्ड एम्प्लॉई शुड कंप्लीट द जर्नी विद इन। जो फैमिली मेंबर्स है डिसीज्ड एम्प्लॉई, जो गवर्नमेंट एम्प्लॉई का डेथ हो गया, जो फैमिली मेंबर्स को जो ट्रैवलिंग अलाउंस का बेनिफिट मिलता है, तो उनका जो जर्नी वो कितने दिन के अंदर कंप्लीट करेंगे। डेथ जो डेट पर्टिकुलर डेट में डेथ होता है, उससे कितने दिन के अंदर फैमिली मेंबर्स उनका जर्नी कंप्लीट करेंगे। वो सेपरेटली जा सकते हैं और एक ही साथ जा सकते हैं। तो आपको याद रखना है 1 ईयर ऑफ द डेट ऑफ डेथ, जिस डेट में डेथ होता है 1 ईयर के अंदर, ओके, फैमिली मेंबर सेपरेटली वो होम टाउन और एनी प्लेस ऑफ रेसिडेंस को जा सकते हैं, मगर उनका जो जर्नी 1 डेथ डेट से 1 ईयर के अंदर कंप्लीट होना चाहिए। और एडवांस लिया है तो 13 मंथ्स के अंदर वो टीए बिल को क्लेम करना चाहिए, नहीं तो उनको रिफंड करना पड़ेगा, ठीक है। अदरवाइज जब लास्ट जर्नी, जो लास्ट ग्रुप ऑफ फैमिली मेंबर्स जब उनका जर्नी कंप्लीट होगा, उसका 1 मंथ के अंदर उनको टीए बिल सबमिट करना पड़ेगा। ये सब बता चुका हूं मैं। तो यहाँ पर 1 ईयर ऑफ द डेट ऑफ डेथ। क्वेश्चन नंबर 23 आंसर इज बिट डी। क्वेश्चन नंबर 24 को चलेंगे। द ट्रैवलिंग अलाउंस कंसेशन इज नॉट एडमिसिबल फॉर द फैमिली ऑफ डिसीज्ड एम्प्लॉय। तो इस केस में हु डाई, यहाँ पर बढ़िया क्वेश्चन है। जो ट्रैवलिंग अलाउंस कंसेशन कब फैमिली मेंबर्स ऑफ द डिसीज्ड एम्प्लॉय को, जो गवर्नमेंट एम्प्लॉय का डेथ हो गया, उसका फैमिली मेंबर्स को कब टीए का बेनिफिट नहीं मिलेगा। हु डाई व्हाइल ऑन लीव प्रिपेरेटरी टू रिटायरमेंट। यदि गवर्नमेंट एम्प्लॉई लीव प्रिपेरेटरी टू रिटायरमेंट में गया है, रिटायरमेंट के पहले मैक्सिमम 300 डेज ईएल को छुट्टी ले सकता है, वही है लीव प्रिपेरेटरी टू रिटायरमेंट, उसमें डेथ होता है तो वहां पर फैमिली मेंबर्स को एक्चुअली टीए का बेनिफिट नहीं मिलेगा। ये एब्सोल्यूट राइट है। हु वाज री एम्प्लॉयड, सपोज वो जो गवर्नमेंट एम्प्लॉय वो री एम्प्लॉयड है और कोई गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में उसको जॉब मिला है, तो उस केस में एक्चुअली फैमिली मेंबर्स को और कोई डिपार्टमेंट में उसको जॉब मिला था, तो इस केस में उसको डेथ हो गया, तो इस केस में उसको फैमिली मेंबर्स, डिसीज्ड एम्प्लॉय का फैमिली मेंबर्स को टीए का बेनिफिट नहीं मिलेगा। और हु हैव नॉट रेंडर्ड 3 इयर्स कंटिन्यूअस सर्विस, हाँ डेथ हो जाता है डिसीज्ड एम्प्लॉय, वो 3 इयर्स कंटिन्यूअस सर्विस उसका नहीं हुआ है, ओके, द डेथ एम्प्लॉय ही हैज नॉट कंप्लीटेड 3 इयर्स कंटिन्यूअस सर्विस। तो ये पूरा तीनों स्टेटमेंट करेक्ट है। तो इस केस में एक्चुअली उसका फैमिली मेंबर जो डिसीज्ड एम्प्लॉय है, उसका फैमिली मेंबर्स को टीए कंसेशन का बेनिफिट नहीं मिलेगा। तो आंसर है बीट डी, ऑल ऑफ द अबव। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके ऊपर विभिन्न तरीके से क्वेश्चन हो रहा है, तो पूछ सकता है। क्वेश्चन नंबर 25 लास्ट क्वेश्चन आज का है। एनी रिटायर्ड एम्प्लॉय अपॉइंटेड एज इंक्वायरी ऑफिसर इज एंटाइटल्ड। यदि कोई रिटायर्ड एम्प्लॉय, उसको इंक्वायरी ऑफिसर अपॉइंटेड किया जाता है, कोई डिपार्टमेंट उसको इंक्वायरी ऑफिसर अपॉइंट करता है, तो उस केस में उसको टीएडीए वो कैसे क्लेम करेंगे। तो यहाँ पर जो टीएडीए कैसे क्लेम करेंगे, मैं थोड़ा आइडिया देता हूँ। जब उनका रिटायरमेंट हुआ था, उसके पहले उनका जो पे लेवल था, उसके हिसाब से उनको टीएडीए मिलेगा। जब रिटायरमेंट हुआ था ना, उसी रिटायरमेंट के टाइम में उनका पे लेवल क्या था, उसी पे लेवल के हिसाब से उनको टीएडीए क्लेम किया जाएगा। तो आंसर है बिट ए, टीएडीए एट द रेट ही वाज एंटाइटल्ड टू इमीडिएटली प्रायर टू हिज रिटायरमेंट। ये अदर ऑप्शंस को छोड़ दो, आंसर है बिट ए, ठीक है। तो आज इतना ही है। आज 25 क्वेश्चंस, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है। तो माय फ्रेंड्स, इफ यू हैव नॉट सब्सक्राइब माय चैनल, प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल असित गवर्नमेंट रूल गुरु, सो दैट यू कैन गेट नोटिफिकेशन इन सब्सिक्वेंट टाइम। आज इतना ही है, थैंक यू।